नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत इससे पहले हमने क्लास नंबर 30 देखी थी। पिछला वाला जो टॉपिक था वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके प्रकार और उसके अंतर्गत प्रश्न, ये सारी चीजें देखी थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 31 के अंतर्गत हमारा वसा और लिपिड्स, और साथ में प्रश्न भी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर की बात करें तो आपका मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण ये चल रहा है। इससे पहले की सारी चीजें हम देख चुके हैं। नहीं देखी हो तो कमेंट सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वसा वसा होता क्या है? वसा एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। वसा शरीर को की जो शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको जो है वो इकट्ठा करने का तरीका है। वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वसा जो है विटामिन को सोखने में हेल्प करता है, और प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा वसा जो है वो तीसरा पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद होगा तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने लगभग 9-10 पॉइंट बताए थे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। उसमें हमने आपका कार्बोहाइड्रेट देखा था, वसा था और बाकी सारी चीजें थी। तो उसी के अंतर्गत ही यह पॉइंट बताया गया है कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है, इसके अलावा अगर बात करें तो वसा जो है ये तीसरा पोषक तत्व है। वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, या ऊर्जा को इकट्ठा करने का एक तरीका है, ऐसे भी आप जो है वो कह सकते हैं। वसा शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी ज्यादा अगर मात्रा हो जाए तो भैया नुकसानदेह भी होती है। पेड़ पौधे, मांस, और मांस का कहने का मतलब है जैसे अंडे वगैरह से प्राप्त हो रहा है, और मांस में भी आपका अलग अलग वसा के स्रोत होते हैं। तो ये सभी स्रोत होंगे। अभी हम टाइप्स के अंतर्गत इनके एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। आगे बात करते हैं तो एक स्वस्थ इंसान को कम से कम 100 ग्राम जो वसा है उसका प्रयोग जो है वो करना आवश्यक होता है, तथा वसा को पचाने में बहुत समय लगता है। ये शरीर में प्रोटीन को कम करने के लिए भी आवश्यक जो है वो होता है। वसा के प्रकार की बात करते हैं तो वसा के टोटल 3 प्रकार जो है वो आपके होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा, और एक होता है आपका ट्रांस फैट वसा। 3 प्रकार: संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस फैट वसा। नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो वसा का प्रकार नहीं है करके। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त वसा के बारे में। तो संतृप्त वसा जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है इसका स्तर जो है वो बढ़ाता है, और ये जो वसा है उसमें फैटी एसिड जो है उसका एकल बंध जो है वो होता है। संतृप्त जो वसा है उसमें हाइड्रोजन का कार्बन के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो बंध होता है। डॉक्टर आप जानते हैं हमेशा जो संतृप्त वसा है उसको कम लेने की सलाह भी देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है इसको ये इंक्रीज कर देता है। सबसे पहली लाइन में जो लिखा हुआ पॉइंट, इस चीज को जो है यहाँ पर फोकस करिए। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक जो है वो नहीं है। देखिए हमारे शरीर के लिए उपयोगी सारी चीजें हैं, पर क्या है, अगर एक लेवल से ज्यादा चीजें जाती हैं तब फिर वो नुकसानदेह जो है वो हो जाती हैं। तो इसीलिए बोला गया था लास्ट लाइन में कि डॉक्टर हमेशा कम मात्रा में संतृप्त वसा लेने की सलाह देता है। दूसरा आपका है इसके स्रोत, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो मछली हो गया, अंडे का पीला वाला भाग जो आपका अंडा होता है उसके एकदम सेंटर में अगर आप देखेंगे तो वो जो है वो पीला वाला भाग होता है, तो वो संतृप्त वसा के स्रोत में जो है वो आता है। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल जरूर जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो संतृप्त वसा के स्रोत में इतना आपको ध्यान रखना है। और कोलेस्ट्रॉल जो वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, इसलिए वसा में फैटी एसिड का एकल बंध होता है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। संतृप्त वसा के बाद दूसरा जो है वो टाइप है हमारा असंतृप्त वसा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है वो लाभकारी होते हैं। तो ये आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। संतृप्त हम देख रहे थे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रहे थे तो लाभदायक तो नहीं थे, पर अगर असंतृप्त की बात करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचाने में भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो असंतृप्त जो वसा है ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो प्लस के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में आप जो है इन्हें याद रखेंगे। अब कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो स्रोत की अगर बात करते हैं तो जैसे सरसों का तेल हो गया आपका। अब सरसों का तेल मतलब ऐसे नहीं आप सरसों का तेल पी रहे हैं, मतलब जैसे सब्जी वगैरह बन रही है या किसी और स्रोत के रूप में हम उसको ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में पहुँचता है। काजू हो गया, बादाम हो गया, मूँगफली हो गया, अनार हो गया,
और अगर जो असंतृप्त वसा है इसके बारे में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर कह रहा है ना रोगों से बचाने में हेल्प करता है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंग बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसको कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि संतृप्त थे वो जो है वो बढ़ा रहा था। तो अगर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो कम करने में मदद करते हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को। और पर इस चीज को ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो है वो लाभकारी है तो आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जो वसा होती है इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, और कैलोरी जो है जब तक बर्न नहीं होगी, जैसे आप चलते फिरते हैं दौड़ते हैं तो उसमें आपकी कैलोरी बर्न होती है, कोई आप वर्क करते हैं उसमें कैलोरी बर्न होती है, जिससे आप जो है वो आपका जो शरीर है वो फैटी नहीं होता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है वसा में, इसलिए बहुत सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। भले वो जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, भले ही वो जो है वो लाभकारी है, इस चीज को भी समझिए। और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, हालांकि यहाँ पर हमने लिखे नहीं है पर फिर भी आपको हम बता देते हैं कौन कौन से। तो दो टाइप्स जो असंतृप्त वसा है उसमें, पहला आपका होता है मोनो अनसैचुरेटेड वसा, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है पॉली अनसैचुरेटेड वसा। जो मोनो अनसैचुरेटेड वसा है, जो कि आपका जैतून और नट्स, इनके जो तेल जैसे उत्पाद हैं उनमें देखने को मिलता है। और पॉली अनसैचुरेटेड जो वसा है मछली, अखरोट, बादाम, सूरजमुखी, मक्का, इन सभी में देखने को जो है वो मिल जाता है। ये जो है वो इनके टाइप्स हो जाएंगे। बाकी हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप था वो था ट्रांस वसा। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता है, यानी कि हानिकारक होता है, इसलिए इसे धीमा जहर भी जो है वो कहा जाता है। रोजमर्रा जो है उसमें खाद्य तेल जैसे इस्तेमाल होने वाली जो बुनियादी चीजें हैं उनमें ये देखने को जो है वो मिलता है। तो पहला हमने देखा जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा था, दूसरा देखा नहीं, पहला जो देखा था वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रहा था, दूसरा हमने देखा जो कि कम कर रहा था, और तीसरा जो है सीधे सीधे हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें देखने को मिलता है जैसे आपका तला हुआ जो भोजन होता है वो हो गया आपका, या बाजार की चीजें जैसे कुकीज वगैरह, प्रोसेस्ड जो फूड आता है, इस तरीके की चीजें जो है वो इसमें आती हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, उसको भी देखते हैं। तो ट्रांस फैट जो है उसके दो रूपों में जो है वो पाया जाता है। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राकृतिक और एक होता है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक ट्रांस फैट जो है वो पशु उत्पादों में जो है वो पाए जाते हैं, और उचित मात्रा में लेने पर ये हानिकारक जो है वो नहीं माने जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पशु उत्पादों में, क्योंकि प्राकृतिक है, और अगर आप उचित मात्रा में लेंगे तो कोई भी चीज भी हानिकारक नहीं होती है। इसमें आता क्या है, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, और दूध से बने जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे पनीर दूध से बनता है आपका, तो दूध से बने खाद्य पदार्थ इसमें जो है वो आ जाते हैं। मिठाइयाँ भी बनती हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा अंडे हैं, मांस आदि जो है वो सभी शामिल हैं। इसकी ज्यादा मात्रा लेने पर नुकसानदायक हो सकता है, इसे सैचुरेटेड फैट भी जो है वो कहते हैं। ये हो गया हमारा प्राकृतिक। दूसरा ट्रांस फैट के अंतर्गत आता है जो कि आपका है कृत्रिम। तो दूसरा ट्रांस फैट है और नाम है उसका आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम ट्रांस फैट। ये जो है वो प्रोसेस करके तैयार किया गया जो तेल होता है, पैकेट बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें देखने को जो है वो मिलता है, क्योंकि ये सभी कैसे रूप में? कृत्रिम रूप हैं, जो कि तैयार किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक समोसा तलने वाला क्या होता है, एक ही तेल को बार बार तलता रहता है। जैसे उसने समोसे में जो है वो तेल तला, तेल नहीं तला, मतलब तेल में समोसा तला, तो फिर क्या होता है, वो एक बार समोसे उसमें निकाल लेता है, फिर उसके बाद उसी तेल में वापस से समोसे तलता है या कोई और चीज। तो मतलब बार बार उस तेल का यूज हो रहा है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कृत्रिम फैट या कृत्रिम ट्रांस फैट। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि तेल को बार बार गर्म करने पर उसमें कृत्रिम ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, ये स्वास्थ्य के लिए जो है वो खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से इसके दोनों टाइप आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा वसा में केवल इतना ही। अब बात करते हैं लिपिड्स। अच्छा, इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिपिड्स और वसा इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि चीजें अगर आप देखेंगे तो वही हैं, तो इसलिए लिपिड्स को देखने से पहले लिपिड और आपका जो वसा है उसमें डिफरेंस के दो पॉइंट देख लेते हैं। तो लिपिड की अगर बात करें तो बायो मॉलिक्यूल्स का एक प्रमुख वर्ग होता है आपका लिपिड। और अगर बात करें आपका वसा की, तो वसा जो है
जिसका जो समूह है वो है आपका ग्लिसराइड। तो वसा ट्राइग्लिसराइड या समूह ग्लिसराइड से संबंधित होता है, जो कि लिपिड का जो है वो एक उपवर्ग है। तो इसके उपवर्ग में जो है ये आता है। तो बस आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट होना चाहिए अगर आपसे लिपिड और वसा में जो है वो डिफरेंस को पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं हम हमारे लिपिड्स की। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग जो हम वीडियो देख रहे हैं इसकी शाम के 8 बजे की है। टॉपिक वाइज जो है हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं। विज्ञान विषय हमारा चल रहा है। अभी जब तक सारी चीजें आएंगी तब तक हम पहले से प्रिपेयर होंगे। तो साथ में चीजों को याद अवश्य करते चलिएगा। तो लिपिड्स की बात करते हैं कि हमारे भोजन के सारे जो तैलीय और चर्बी युक्त अर्थात चिकनाई वाले जो घटक होते हैं उनको हम कहते हैं लिपिड्स। ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है अगर उसकी बात करें तो बहुत अधिक, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बंध जो होते हैं वो सहसंयोजी और अध्रुवीय जो है वो होते हैं। इसलिए अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स भी आपके अध्रुवीय होते हैं और जल के अणुओं की ओर आकर्षित जो है ये नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया लिपिड्स के बारे में। अब लिपिड्स के भी टाइप्स होते हैं, तो उनको हम जो है वो देखते हैं। तो तीन मुख्यतः टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल लिपिड। सरल लिपिड हमारे भोजन में स्थित ये सबसे विशद वसा होती है, जो कि 95% तक आपको देखने को मिलती है। इनके जो अणु होते हैं अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, मेन मेन बस पॉइंट की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सरल लिपिड्स मुख्यतः आप देखेंगे तो 95% तक देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका संयुक्त या जटिल लिपिड्स, इंग्लिश के भी नाम देखते हुए चलिएगा, जॉइंट और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये जो श्रेणी है उसके वसीय पदार्थ फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स जो है वो होते हैं। तीसरा जो है आपका होता है व्युत्पन्न लिपिड्स। नाम से ही है डेराइव्ड, यानी कि उत्पन्न किए जाए। तो ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें वसीय अम्ल जो है वो नहीं होते हैं। इनके प्रत्येक अणु का प्रमुख भाग जो है वो चतुष्फली होता है, अर्थात चारों जुड़ी हुई जो वलय है उनका ये बना होता है। और ये कोशिका कला और अन्य झिल्लीनुमा जो कोशिकांग है उनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो इस पॉइंट को भी आप जो है वो याद रख सकते हैं कि ये कोशिका कला और अन्य जो झिल्लीनुमा कोशिकांग है उनके निर्माण में जो है वो महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। इसी से कई अन्य स्टेरॉइड जो है पदार्थों का संश्लेषण भी किया जाता है। स्टेरॉइड आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसके नाम भी आगे लिखे हुए हैं, जैसे इनमें प्रमुख पदार्थ होते हैं जैसे पित्त अम्ल, लिंग हार्मोन्स, विटामिन डी आदि। और लिपिड्स में अगर आप देखेंगे तो जो कृत्रिम लिपिड्स हैं वो आपको अब बहुत देखने को मिलने लगे हैं। कृत्रिम लिपिड्स में होता क्या है, जैसे स्टेरॉइड मैंने आपको बताया, तो इसका यूज जो होता है कृत्रिम स्टेरॉइड, इसमें क्या होता है पेशियां, अस्थियां, उनके विकास, साहस, शक्ति, मनोबल, ये सारी चीजें आपके अंदर उसकी और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आप देखते हैं ना, डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट में यही पकड़ा जाता है कि कहीं आपको किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट लेकर, कोई दवाई, इस तरीके की जो है वो अनावश्यक चीजें जो है वो तो नहीं लिए हुए हैं, तो वो जो है वो चेक किया जाता है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, जैसे आप समझ लीजिए कि भाला फेंकने वाली है कोई प्रतिस्पर्धा। अब भाला फेंक में अगर किसी पर्सन ने स्टेरॉइड यूज किया है तो उसकी फेंकने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो है जो खिलाड़ी वगैरह हैं वो इनका यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये हो गया व्युत्पन्न लिपिड्स। अब बात करते हैं लिपिड्स और वसाओं का महत्व और कार्य, दोनों को एक साथ देखेंगे। वसा हमने देख लिया, लिपिड देख लिया, अब दोनों के महत्व और कार्य को एक साथ देखते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन की अगर बात करें तो उसके लिए सरल वसाएं भी ईंधन का जो है वो काम करती हैं। इनका महत्व संचित भोजन के रूप में जो है वो होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, क्योंकि संचित भोजन स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, तो इसके रूप में जो है वो होता है। इसके अलावा वसीय ऊतक मुख्यतः अध स्त्वचीय वसा स्तर, ताप नियंत्रण और सुरक्षा में जो है वो सहायता करते हैं। संयुक्त जो लिपिड्स होते हैं वो कोशिका कला और अन्य झिल्लीनुमा कोशिकाओं की रचना और कार्यों में भी जो है वो भाग लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल नामक जो स्टेरॉइड पदार्थ होता है कोशिकाओं के झिल्लीनुमा भागों की रचना में और विटामिन डी और कई हार्मोन्स आदि के संयोजन में भी भाग लेते हैं। जितना ये रेड वाला हिस्सा लिखा है इसको अगर आप याद रखेंगे तो इतनी चीजों से आप जो है वो कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। ताप नियंत्रण और सुरक्षा में, कोशिकाओं की रचना और कार्यों में और संयोजन में। और
अगला, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यहां से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हर हाल में रटा होना चाहिए। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, मुक्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। अर्थात पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इस प्रकार से चीजें देकर पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, तो वसा के मुख्य स्रोत तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी एक बार देख लेते हैं, जैसे दूध, घी, तेल, मांस, मछली, मक्खन, बादाम, मूंगफली, ये सभी जो है आपके हो जाएंगे स्रोत के अंतर्गत। वसा की कमी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो त्वचा जो है वो रूखी होने लगती है, वजन में जो है वो कमी हो जाता है, इससे शरीर का जो विकास होता है वो रुक जाता है। तो वसा इसलिए जरूरी भी, मैंने बताया ना कि जहाँ अधिकता जो है वो नुकसानदेह है, पर उसकी कमी से जो है वो त्वचा रूखी हो जाती है। अधिकता की बात करें तो अधिकता से मोटापा होने लगता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी जो है होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो अगर आप ज़्यादा वसा ले रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो इसकी कोलेस्ट्रॉल की जैसे जैसे वृद्धि होती है तो उससे धमनी काठिन्य की जो बीमारी है वो हो जाती है, जिससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हृदय घात जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है नियंत्रण में रहना चाहिए, ये भी चीज़ जो है वो देखी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। अब हम 5 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये वाला जो है हमने पिछले वाली क्लास में पूछा था कि पोलियो का कारण जो है वो क्या होता है? प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 5-5 प्रश्न हम साथ में देख रहे हैं, बाकी चैप्टर जब तक समाप्त होगा तब तक हमारे काफी अच्छे खासे प्रश्न जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे छोटी छोटी करके चीजों में देख रहे हैं ताकि आप साथ में याद भी रख सकें। आंसर की बात करते हैं, आपका विषाणु जो है वो आपका सही होगा। पोलियो जो है उसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे विषाणु जो है वो होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर बात हुई है पोलियो की, तो पोलियो के संदर्भ में दिवस मनाया जाता है और वो दिवस क्या है? विश्व पोलियो दिवस। बताइए सभी लोग कब जो है वो मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब जो है वो मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका आंसर 24 अक्टूबर जो है वो सही होगा। 24 अक्टूबर को जो है वो आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा, कि कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि जो है उससे ग्रस्त है, तो इस व्यक्ति जो है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, उसका नाम आपको बताना है। एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या फिर थायराइड। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। गायटर नामक अगर व्याधि से जो है वो कोई ग्रसित है, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर यहाँ पर थायराइड जो है वो सही होगा। थायराइड ग्रंथि उसकी ठीक तरीके से कार्य जो है वो नहीं कर रही है। थायराइड जो है मानव शरीर का एक प्रमुख एंड्रोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो है वो जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो है वो जाना जाता है। होती कहाँ है ये? तो ये गर्दन का जो निचला हिस्सा होता है उसमें जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो ग्रंथि है क्या काम करती है, तो आप कहेंगे जो हार्मोन है उसका निर्माण का काम जो है ये करती है, और मेटाबॉलिज्म जो है उसको नियंत्रण करने का काम भी जो है ये करती है। तो आपका आंसर यहाँ पर थायराइड ऑप्शन डी वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम जो है वो क्या होगा? युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण। इसी प्रकार अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रम जो है चारों में बदला हुआ है, अब आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो मानव युग्मक में अगर बात करें तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो युग्मक का होता है, यानी कि युग्मक बनना जो है वो आपका सबसे पहले आएगा। तो युग्मक बनाना बी और सी दो ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि आंसर आपका अगर बात करें तो ए और डी जो है ऑप्शन तो सबसे पहले ही जो है वो कट जाएंगे। अब युग्मक बनने के बाद की बात करें तो अंडाणु और जो नर ये शुक्राणु होता है दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसके बाद होता है क्या, इनमें निषेचन होता है, यानी कि
दूसरे नंबर पे आपका निषेचन आएगा, यानी कि आंसर आपका जो है वो बी वाला जो है वो सही होगा। और अंडाणु अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं, इसके बाद क्या होता है, उनका संलयन होता है, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो फिर तीसरे नंबर पे आपका युग्मनज आएगा। और जाइगोट जो वृद्धि है उससे किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो चौथे पर आपका भ्रूण आएगा। तो युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण, ये आपका सही क्रम मानव में जनन की अवधि का जो है वो सही होगा। चौथा देखते हैं प्रश्न आपका कि मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहद्रांत की जो लंबाई है उनका रेशियो जो है वो क्या होता है। 8:1, 5:1, 1:5, 1:8, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 5:1 जो है आपका सही होगा। अगर वयस्क मानव में आप देखेंगे तो क्षुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत के नाम से जो है वो जानते हैं, किस नाम से, छोटी आंत के नाम से जो है वो जानते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 6 से लेकर के 7 मीटर तक जो है वो होती है। फीट में अगर बात करें तो लगभग 22.5 फीट जो है ये होती है। और वहीं अगर बात करें बृहद्रांत की तो ये जो है आपकी बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत जो है, तो इसकी अगर आप लेंथ की बात करेंगे, जैसे ये 6 से 7 मीटर होता था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 मीटर जो है इसकी लेंथ जो है वो हो जाएगी। और अगर यहीं फीट में बात करेंगे तो लगभग 5 फीट। तो अगर 5 फीट देखेंगे, इधर 22.5 देखेंगे, तो उधर क्षुद्रांत और बृहदान्त में पूछा गया था। तो 5 5 जा 25 है, तो इस प्रकार से लगभग 5 गुना। और कोई इस प्रकार से नजदीक ऑप्शन नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन के साथ इसलिए हम जाएंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो पांचवा प्रश्न आपका है कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 37 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार यहाँ पर फ़ारेनहाइट बदला हुआ है, सेल्सियस बदला हुआ है, बाकी देखेंगे ऑप्शन चारों में जो है वो वही है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैंने इससे पहले भी आपको जो है वो बताया है। साइड में एक बार फिर से लिख देते हैं, अगर इस पर बेस्ड कभी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इस प्रकार से आप जो है वो बदल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 0 डिग्री बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे जो है आपका 9। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री है, यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, जो भी मान सेल्सियस में दे रखा है, यहाँ पर C भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से। तो जैसे अगर यहाँ पर आपका मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 37 मान रख करके एफ में जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो एफ में जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, तो 98.6 निकल के आएगी। तो आपका पहले ही ऑप्शन में देखिए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ताकि अगर बदलने को आए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को जो है डिग्री सेल्सियस में, तो आप कर ले जाएंगे। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम आपको पहले करा चुके हैं, अगर आपको याद होगा। शायद जीवों की दुनिया वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे होंगे, तो सभी का आंसर अवश्य आएगा। प्रश्न आपका है कि जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, टैडपोल मतलब क्या होता है, मेढक का जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं। तो उस जल में इनमें से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध जो है वो होनी चाहिए। ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, इन चारों में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले के यदि आपने क्लासेस ना देखी हो, टॉपिक वाइज वीडियो ना देखे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी, आप इससे पहले की भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।